हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हैट लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में ही, लेकिन उसमें एक और टॉपिक आगे चलते हैं। देखिए, सापेक्ष चाल आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सापेक्ष चाल फ्रेंड्स, सापेक्ष चाल है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इंग्लिश में आप बात करें तो इसको बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव, सापेक्ष। ये कब काम आती है फ्रेंड्स? ये काम आती है जब भी आप इसमें दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हों या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आप जा रहे हो या उसके विपरीत जा रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे हम ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स को लेके चल रहे हैं दोस्तों। अभी उस कंडीशन में हम किस तरीके से सापेक्ष चाल कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए मैं एक पहला केस ले रहा हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट केस चलिए डिस्कस करते हैं। जब समान दिशा में जा रहे हैं, जब समान दिशा में दोनों वस्तुएं समान दिशा में हों। मान लीजिए मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए दो ट्रेन ही मान लीजिए आप कि मान लीजिए एक ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में S1 स्पीड से चल रही है, S1 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, और दूसरी भी ट्रेन दोस्तों इसी डायरेक्शन में S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे आपसे पूछेगा कि भाई कितना टाइम इसको दूसरी वाली को क्रॉस करने में लगेगा, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप देखोगे, अगर आपने महसूस किया हो कि एक ट्रेन में आप बैठे हो और दूसरी ट्रेन आपके सेम डायरेक्शन में आपके पास होके जाती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये ट्रेन है वो मंदी पड़ गई या स्टेशनरी हो गया। आप जिस ट्रेन में बैठे हो तो उसमें आपको महसूस होगा कि ये ट्रेन बहुत धीरे चलने लग गई है। तो वो सापेक्ष स्पीड की अगर बात करूँ, इसमें रिलेटिव स्पीड की बात करूँ दोस्तों, तो इस कंडीशन में जब भी दो ऑब्जेक्ट समान दिशा में डिफरेंट चाल से चल रहे हों तो उन चाल को आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो वो क्या कहलाता है? उसकी सापेक्ष चाल कहलाती है, रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो रिलेटिव स्पीड जब दो ऑब्जेक्ट समान दिशा में गति कर रहे हों तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों की चाल के अंतर के बराबर होती है। अब केस 2 बात करूं दोस्तों, केस सेकंड की बात करूं, अगर जब ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपने कभी देखा हो, आप किसी ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन उस आपके सामने से पास में से होकर विपरीत दिशा में निकलती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये रॉकेट की तरह चल रही है। तो मान लीजिए आप इस ट्रेन में जा रहे हो, S2 स्पीड से चल रही है, और आपके सामने से इधर से एक ट्रेन आ गई S1 की स्पीड से, तो आपको ऐसा लगता है जैसे एकदम से फास्ट स्पीड से फेस टू फेस होके चली है ये। तो इस कंडीशन में आपको महसूस होता है एकदम तेज। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि S1 प्लस S2, इस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल अपन निकालेंगे तो वो क्या है कि एक दूसरे के विपरीत अगर दिशा में गति कर रही हों ट्रेन या कोई भी वस्तु, तो उनकी सापेक्ष चाल है वो जुड़ जाती है। उन चालों का योग होता है, दोनों की चालों का योग होता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या होती है? जुड़ जाती है, जुड़ के निकाली जाती है, जोड़ के निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में दो कंडीशन हमने देखी सापेक्ष चाल एक दूसरे की, और ये कहाँ काम आती हैं अपन आगे देखेंगे इस चीज़ में। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपने अगर त्वरण पढ़ा है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, त्वरण या एक्सेलरेशन बोलते हैं दोस्तों। त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। त्वरण कैसे निकालते हैं?
इसको वैसे कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर या चाल में परिवर्तन की दर। चाल या वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? परिवर्तन की दर को कहते हैं अपन वेग। चाल या वेग में परिवर्तन की दर। तो कहने का अगर आप बात करें कि त्वरण क्या होगा, तो त्वरण होगा दोस्तों, मान लीजिए अंतिम स्पीड क्या है उसकी, या अंतिम वेग क्या है वस्तु का। किसी वस्तु का त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और कितना समय लिया है इस अंतिम वेग को ग्रहण करने में। प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने में उसको कितना समय लिया है। इस तरीके से आप त्वरण को निकाल सकते हो दोस्तों। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक जो वस्तु है, और वो वस्तु दोस्तों, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है, मान लीजिए प्रारंभिक वेग है उसका, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका अंतिम वेग है, मान लीजिए अंतिम वेग इंक्रीज होके कितना हो जाता है, और मान लीजिए ये 4 सेकेंड में हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और ये हो कितने सेकेंड में हो रहा है, मान लीजिए 4 सेकेंड में हो रहा है। तो आप इजीली निकाल सकते हो इस वस्तु का एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होगा। इस वस्तु का त्वरण होगा दोस्तों 20 माइनस 10 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई 4। तो 10 डिवाइड बाई 4, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसका त्वरण निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने त्वरण के बारे में डिस्कस किया। अभी आप आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, चलिए ट्रेन की कैटेगरीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स मान लीजिए एक केस ले लेता हूँ मैं, केस फर्स्ट ले रहा हूँ। और क्या केस है, देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन कोई भी स्थिर ऑब्जेक्ट, क्या है, स्थिर वस्तु या स्थिर ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्थिर मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ये जो ट्रेन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और इसको ये ट्रेन है ये क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट, स्थिर ऑब्जेक्ट में आपके क्या हो सकता है क्वेश्चन में, पोल या खंभा, कोई भी आदमी खड़ा हो, खड़ा हुआ आदमी, मूविंग नहीं है दोस्तों, खड़ा हुआ आदमी है, कोई भी पेड़ एक्सेट्रा, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या मानना है दोस्तों, क्योंकि देखिए पोल की जो डिस्टेंस या चौड़ाई की बात करूं मैं, वो इस ट्रेन की लंबाई की तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो नेग्लिजिबल मान के चलना। ऐसे ही आदमी, पेड़ या कोई स्थिर ऑब्जेक्ट है जिसकी विड्थ है या चौड़ाई है वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में आपको दूरी क्या लेनी है, दूरी ट्रेन के बराबर ही लेनी है। तो मतलब ये ट्रेन जब क्रॉस करेगी दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इंटर की, और इंटर करके इतनी लेंथ है इस ट्रेन की, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ मान लेता हूँ मैं LT। तो ये ही ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक LT डिस्टेंस तक जाने के बाद ही कंप्लीट करेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइम में ये इसको क्रॉस कर जाएगी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लेगी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में या पूरा पार करने में। तो फ्रेंड्स इसमें वही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको समय पूछेगा दोस्तों, तो चाल मान लीजिए ट्रेन ST स्पीड से चल रही थी, और दूरी लेनी है दोस्तों ट्रेन की लंबाई के बराबर इसमें, और आपको निकालना है
चाल बराबर दूरी बटा समय, समय मान लीजिए t। तो फ्रेंड्स t निकाल सकते हो आप यहाँ से, t इक्वल टू एल टी बटा एस टी। तो आप ट्रेन की लंबाई को किससे डिवाइड कर दोगे दोस्तों? चाल से। ट्रेन की जो चाल है उससे डिवाइड कर दोगे। कब? जब कोई स्थिर ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो आप डायरेक्टली एल टी अपॉन एस टी से निकाल सकते हो। एल टी क्या है? ट्रेन की लंबाई। एस टी क्या है? ट्रेन की स्पीड। तो आपको पता क्लियर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स कि इस स्थिति में टाइम निकालने के लिए आपको ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल की ज़रूरत पड़ती है। चलिए केस सेकंड की बात करता हूँ मैं। सेकंड केस क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, देखिए इस कंडीशन में क्या था, पोल, आदमी, पेड़ ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिनकी विड्थ है या जिनकी लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल थी, बहुत ही कम थी, तो इसलिए हमने उनको कंसीडर नहीं किया। लेकिन वापस से मान लीजिए कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्थिर ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो कंसिडरेबल है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है दोस्तों, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है वो ट्रेन। मान लीजिए कोई रेलवे की टनल है या गुफा है, रेलवे गुफा है जिसमें एंटर करके जाती है वो। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट लेंथ रखते हैं, ट्रेन से ज़्यादा भी हो सकती है उनकी लेंथ या ट्रेन से कम होती है जनरली तो, लेकिन कंसीडर करने वाली होती है, इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते आप, नगण्य नहीं कह सकते। तो इस स्थिति में दोस्तों मान लीजिए ये एक मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये मान लीजिए या टनल है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इतनी लंबाई की ये ट्रेन आ रही है, मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है मान लीजिए, ये एल टी है, और ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई है एल पी। ये प्लेटफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये एंटर करेगी ट्रेन, एंटर करते ही पार करने में देखिए अपने खुद की लंबाई, यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई तक जाएगी। उसके बाद में अपनी खुद की लंबाई को जब क्रॉस करेगी लास्ट तक, यहाँ तक ये एल टी आ जाएगा, तभी क्रॉस माना जाएगा ये। जब ये अपनी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक पार कर लेगी दोस्तों ट्रेन, तभी आपको माना जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लग। तो इसमें क्या होगा, एल पी और दोस्तों एल टी दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। मतलब इस प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई, प्लेटफॉर्म को पूरे को अपनी लंबाई के बराबर भी इसने क्रॉस किया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसमें आपको तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, एल पी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो लिया गया समय निकालने के लिए इस आपको पूछेगा कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में या गुफा को पार करने में कितना टाइम लिया गया है। तो दोस्तों इस कंडीशन में t इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, t एल टी केवल ट्रेन का नहीं लेना है, दोनों का लेना है, एल पी प्लस एल टी डिवाइड बाई एस टी। स्पीड तो आपको ट्रेन की पता होना चाहिए इसमें भी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, फॉर्मूला बन गया आपका एल पी प्लस एल टी, कुल लंबाई दोनों प्लेटफॉर्म की भी और आपको ट्रेन की भी लंबाई इसमें कंसिडर करनी पड़ेगी। देन फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि केस थर्ड की बात करता हूं मैं। थर्ड नंबर केस क्या हो सकता है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर केस क्या है कि भाई ट्रेन क्रॉस कर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में, चलते हुए ऑब्जेक्ट। अब मैं मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मूविंग ऑब्जेक्ट, अभी तक स्थिर ऑब्जेक्ट की बात की थी दोस्तों, अब मान लीजिए मूविंग मतलब गतिमान ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अभी कुछ स्पीड से, मान लीजिए आदमी ही चल रहा है मान लीजिए, या फिर कोई भी वस्तु अगर चल रही है, मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है लेकिन उसकी कुछ लंबाई नहीं है, मान लीजिए आदमी ही चल रहा है,
अब इसमें क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन भी इधर चल रही है या फिर ट्रेन इधर भी चल सकती है। तो ये इस कंडीशन में जब दोनों एक न एक चीज़ गतिमान है तो ट्रेन क्रॉस कर रही है मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो फ्रेंड्स इसमें आपको सापेक्ष गति, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी थोड़ी देर, या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा जब दोनों चीज़ गतिमान हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो s0 है, o से मैं ऑब्जेक्ट को बता रहा हूँ, और ट्रेन की स्पीड मान लीजिए अभी मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो मान लीजिए st इसकी लंबाई है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी चौड़ाई ट्रेन की तुलना में नगण्य है, तो कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट वाला ही है, लेकिन इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट है दोस्तों, या आदमी चल रहा है या फिर पोल है वो चल रहा है, पोल को लेके चल रहा है कोई आदमी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप टाइम कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, लंबाई दूरी तो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी, लेकिन जो स्पीड की बात करूँगा तो स्पीड दोनों मूव कर रहे हैं तो इसीलिए, और लेकिन मूव करने के ड्यूरेशन में क्या है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जाता है तो मैंने आपको बताया था माइनस होता है, तो st माइनस एस नॉट आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ये फॉर्मूला आपका काम करेगा इस व्यक्ति को क्रॉस करने में लिया गया टाइम। ट्रेन कितना टाइम लेगी, t इक्वल टू एल टी डिवाइड बाई एस टी माइनस s0। st क्या है दोस्तों, ट्रेन की स्पीड, s0 या so क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड। इसी में एक और केस क्या हो सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है s0 से, और ट्रेन जा रही है दोस्तों st इस डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो उस कंडीशन में आप कैसे लोगे दोस्तों, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत है, फॉर्मूला यही रहेगा एल टी डिवाइड बाई एस टी प्लस s0, दोनों जुड़ जाएंगे विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए मैंने आपको सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अब चलिए नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई है या चौड़ाई है वो ट्रेन की लेंथ की तुलना में नगण्य है, लेकिन सेकंड केस वही आ सकता है टनल वाला, या आप कह सकते हो कि ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट हो कोई कि ट्रेन क्रॉस कर रही है मूविंग ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ट्रेन एक दूसरे को ही क्रॉस कर रही हैं, मान लीजिए एक ट्रेन इधर चल रही है और एक ट्रेन दोस्तों दूसरी भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन की स्पीड है st1 और दूसरी ट्रेन की स्पीड है st2, लेकिन मान लीजिए st1 ग्रेटर देन st2, ये स्पीड एक्चुअल में इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो आपको पूछ लेगा कि ये प्रथम ट्रेन है या फर्स्ट ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को कितनी देर में कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला वही है दोस्तों, t इक्वल टू लंबाई कितनी पार करनी पड़ेगी, ये देखिए आपको, तो मान लीजिए इस ट्रेन की लेंथ है आपको दे रखी है lt1 और इसकी दे रखी है lt2। तो फ्रेंड्स दोनों लेंथ में ज़्यादा है, किसी को भी नगण्य नहीं मान सकते, तो टोटल लेंथ तो lt1 प्लस lt2 टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेन भी अगर पार करेगी तो पहले इसकी लेंथ को पार करेगी फिर खुद की लेंथ को भी पार करेगी। तो lt1 प्लस lt2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं दोस्तों, तो ज़्यादा में से कम को आप माइनस कर दीजिए, तो st1 माइनस st2। इसी में अगर केस ये होता फ्रेंड्स, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जाती और ये इस डायरेक्शन में जाती, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, मान लीजिए st1 इधर जा रही है और st2 स्पीड से ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेंथ वही है lt1 lt2, विपरीत दिशा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे टाइम, एक दूसरे को क्रॉस करने की टाइम क्या होगा दोस्तों, वही lt1 प्लस lt2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा st1 प्लस st2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है किसका, सापेक्ष चाल के बारे में।
रिलेटिव स्पीड का कर दिया दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर। एक आपको बताया मैंने त्वरण के बारे में, और फिर आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताए हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बताए, स्थिर ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में किस तरीके से टाइम टेकन या एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगी ट्रेन, उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट जो लेक्चर अपन लेंगे दोस्तों उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इन फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका ही मोटिवेशन हमें इन वीडियोज़ को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।